वेलकम टू सनराइज जेडएस। मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं। 10th क्लास और 9th क्लास का हमने हिंदी मीडियम का बैच और स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो 9th और 10th का मैथ हिंदी मीडियम के साथ पढ़ सकते हैं। वैसे हम धीरे धीरे साइंस और आपका एसएसटी भी मैथ तो हमने स्टार्ट आज से ही कर दिया है। ये समझिएगा, आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं उमर सर और साइंस पढ़ाएंगे आपको हिंदी मीडियम में। जो भौतिक विज्ञान का टॉपिक है, साइंस है पूरी, उसमें चाहे विज्ञान हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसका केमिस्ट्री का पोर्शन हिंदी मीडियम का आपको अनीश सर पढ़ाएंगे। और हमने 10th क्लास का विज्ञान भी हिंदी मीडियम शुरू कर दिया है। तो 10th क्लास के जितने भी बच्चे आपके हिंदी मीडियम के हैं और वो हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते थे, तो आज से हमारी क्लास शुरू होने जा रही है मैथ की 9th क्लास की। और 9th और 10th की क्लास आपको मैथ पढ़ाएंगे उमर सर, जो कि बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। चलिए आपको मिलवाता हूं उमर सर से। वेलकम टू उमर सर। तो ये है उमर सर जो आपको हिंदी मीडियम का 9th और 10th का मैथ पढ़ाएंगे। तो अभी ये शुरुआत करते हैं अपनी। चलो पहले आप पढ़ लीजिएगा। अब उमर सर के लिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में बता दीजिए कि उमर सर 9th और 10th का हिंदी मीडियम का मैथ पढ़ाने के लिए आ गए हैं। पढ़ाइए सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी छात्राओं। वेलकम टू सनराइज ZAX। मैं आज आपके लिए कक्षा 9th का हिंदी मीडियम का मैथ लेकर आया हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे। ठीक है, सभी बच्चे मैथ की बुक्स और कॉपी लेकर, पेंसिल लेकर बैठ जाइए और अच्छे से समझिए और उसको कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं 9th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 में उसका पहला प्रश्न हमसे क्या कहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे परिमेय संख्या है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, कि इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है। अब यहाँ एक बात और कि ये P और Q पूर्णांक, ये पूर्णांक, अब यहाँ पे दो शब्द आए हमारे सामने, एक परिमेय संख्या और एक पूर्णांक। तो इन दोनों को पहले हम इन दोनों को ही समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते। तो सबसे पहले अगर हम समझे पूर्णांक के बारे में, किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में समझो बच्चे। पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है और इसको हम Z से बिलोंग करते। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है और इसको हम Z से बिलोंग करते। ठीक है ना। अब देखते हैं भाई पूर्णांक है क्या। भाई पूर्णांक वे सब संख्याएं हैं जो हम देखते, भाई जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 और यही सारी संख्याएं माइनस में, यानी पूरी पूरी संख्याएं। बात समझ में, तो वे सब कहलाती है पूर्णांक। तो जैसे कि अगर हम देखें भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसी तरीके की चलती चले जाएंगे। तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे पास, इसी तरीके से हम चलते चले जाएंगे इनफिनाइट तक। तो ये सब कहलाएंगे क्या, ये सब हो गए। दूसरी बात, यही सारी माइनस में कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इसी तरीके से चलते चले जाएंगे इनफिनाइट तक। तो ये सब संख्याएं कहलाती है क्या बच्चे, पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर आपने क्या देखा कि हमने क्या देखा, पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनफिनाइट तक, और -1, -1, -2, -3, -4, -5 इनफिनाइट तक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप अच्छे से समझ चुके कि भाई पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यही माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 ये सब क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक आपकी समझ में आ गई, पूर्णांक क्या है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या। क्या बच्चे, परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या, परिमेय
संख्या, परिमेय संख्या की तीन कंडीशन होती है, जैसे इसकी तीन कंडीशन है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वो इन तीनों कंडीशनों को फॉलो करेगी। बात समझ में आई? इन तीनों कंडीशनों को पूरा कर कर तभी वो कहलाएगी एक परिमेय संख्या। पहली कंडीशन जो है इसकी वो ये है कि वो संख्या p अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई हो, मतलब वो एक भिन्न में लिखी हुई हो, फ्रैक्शन में लिखी हुई हो तभी, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि p और q, p और q दोनों क्या होने चाहिए बच्चे? पूर्णांक होने चाहिए। क्या हो? पूर्णांक, यानी इनमें से कोई एक, ये जो हमने पढ़े हैं इनमें से होने चाहिए, तो यही तो पूर्णांक है। तो p और q क्या होना चाहिए बच्चे? पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो इसका q है, q यानी इसका हर जो है, आप देखो ये कहलाएगा इस परिमेय संख्या का अंश, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कहलाएगा इसका हर। तो आप समझ गए कि अंश और हर क्या है। तो जो परिमेय संख्या का जो हर है यानी जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो कहलाएगी एक परिमेय संख्या, अगर इन तीनों कंडीशनों को फॉलो करके वो आ रही है। तो वे तीनों कंडीशन कौन कौन सी है? वे तीनों कंडीशन बच्चे, ये कंडीशन, ठीक है, ये तीनों कंडीशन, भाई परिमेय संख्या की ये तीन कंडीशन है और पूर्णांक ऊपर मैंने लिख दिया। अब हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 1/2। क्या सर ये परिमेय संख्या है? तो जांच लेंगे, देखते कैसे है। भाई क्या सबसे पहली बात जो है, परिमेय संख्या होने के लिए वो कंडीशन p अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए। क्या ये p अपॉन क्यू के रूप में है? तो हमने क्या देखा, p अपॉन क्यू के रूप में, तो सर ये है भाई, p का मान ये रहा, q का मान ये रहा, समझ गए ना, तो p अपॉन क्यू के रूप में है। दूसरी बात, क्या 1 और 2 ये दोनों पूर्णांक है? हाँ सर, देखते ना, पूर्णांक तो ये लिखे हुए हैं कि भाई 1 ये रहा और 2 ये रहा, ये तो यहाँ मिल गया हमें, तो इसका मतलब ये दोनों पूर्णांक है। बिल्कुल है जी। चलिए दूसरी कंडीशन भी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या बोलता है कि जो q है, q यानी कि जो इसका हर है ये वाला, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते क्या हमारे पास जो फ्रैक्शन है 1/2, इसका जो हर है क्या वो 0 है? नहीं है सर, हर तो इसका क्या है, वो तो 2 है, हर तो इसका 2 है। तो मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, ये तीनों कंडीशन इसने सत्य कर दिया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको ये बात समझ में आई कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। चलिए और देखते हैं कि भाई माइनस का 5/4, क्या सर -5/4, तो क्या ये p अपॉन क्यू के रूप में है? हाँ जी, p अपॉन क्यू के रूप में है। क्या 5 और 4 पूर्णांक है? तो हम यहाँ पे चेक करेंगे भाई, -5 ये रहा और +4 ये रहा, सर ये तो यहाँ है पूर्णांक में, तो इसका मतलब ये पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। तीसरी बात, Q नॉट इज इक्वल टू 0, क्या इसका हर 0 है? नहीं सर, इसका हर तो 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कंडीशन फॉलो करिए, तो मतलब हम कहेंगे कि 5/4 जो है ये एक परिमेय संख्या। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई। चलिए और एग्जांपल देखते, क्या आप बता सकते हैं 3 एक परिमेय संख्या है? बताइए सर, परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो p अपॉन क्यू के रूप में लिखना है, ये तो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या लिखी हुई हो इस तरीके से, उनकी डिनोमिनेटर यानी उनके हर में 1 होता है, तो 1 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब हर संख्या के डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। तो ये बात आप समझ गए कि हर संख्या के डिनोमिनेटर में यानी हर संख्या के हर में 1 होता है, 1 से डिवाइड लगा सकते, तो हम 3 को 1/2 लिख सकते हैं, सॉरी 3/1 लिख सकते हैं। तो हाँ, अब हम देख पा रहे हैं कि ये p अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया। भाई p का मान तो 3 हो गया, q का मान 1 हो गया, ठीक है सर। आगे चलिए, क्या अब दूसरी कंडीशन क्या थी? p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 और 1 क्या पूर्णांक है? बिल्कुल है जी सर, 3 ये रहा और 1 ये रहा, तो ये दोनों तो पूर्णांक में है, भाई पूर्णांक के अंदर तो आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। बिल्कुल है जी, तो ये बात भी हो गई। क्यू, अब तीसरा क्या था? तीसरा था Q नॉट इज इक्वल टू 0।
और यहाँ क्यू क्या है, क्यू का मान तो सर 1 है, 0 तो नहीं है, तो क्यू का मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन इसने अप्लाई कर दिया, ये भी बात सही है, तीनों कंडीशनों को इसने फॉलो कर लिया है। और जब इसकी तीनों कंडीशन फॉलो हो गई है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो ये बात आप समझिए। चलिए, अब ये तो आप समझ गया। मैं अगर इसको -3 कर दूं तो अब भी ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें से है, -3 हो रहा है या नहीं। अब 1 तो है ही, पी अपॉन क्यू के रूप में है, दोनों पूर्णांक है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब परिमेय संख्या होगी। चलिए मैं आपके सामने एक संख्या और लिखता हूं, वो संख्या क्या है, चलो देखते, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझ लिए हैं। दूसरी बात, क्या आप बता सकते हैं कि 0, ये 0 क्या परिमेय संख्या है? सर 0 परिमेय संख्या, चलो देखते भी, हमने अभी पढ़ा है कि हर किसी के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 0/1 हो गया। अब अगर हम देखें कि सर ये P अपॉन Q के रूप में है, बिल्कुल है जी, P ये रहा और Q ये रहा। दूसरी बात, हमने जांचना था Q, सॉरी, हमने जांचना था P और Q, P और Q, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक, दोनों क्या हो, पूर्णांक। क्या दोनों पूर्णांक है? तो हम देखते हैं कि भाई जो 0 और 1, 0 ये रहा और 1 ये रहा, तो ये तो पूर्णांक में आ रहे हैं, तो मतलब दोनों पूर्णांक है, तो उसकी पहली कंडीशन भी अप्लाई होगी, दूसरी भी होगी। अब तीसरी को देखते हैं। तीसरी में ये कह रहा था कि जो Q है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका क्यों क्या है भाई, क्यों इज इक्वल टू तो 1 है, ये बात तो नहीं है, ये वाली सत्या हो रही है, तो ये बात तो ठीक है ना कि भाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ है भी नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों कंडीशनों को इसने फॉलो कर दिया, तो 0/1 एक परिमेय संख्या है। तो ये बात आपको समझ में आई कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं क्या 4 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर बिल्कुल 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और ये P अपॉन Q के रूप में है और दोनों पूर्णांक है, यहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, Q का मान 1 है। बात समझ में आई? क्या माइनस के 5 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है सर, इसके नीचे 1 मान लेंगे और ये P अपॉन Q के रूप में है, जहां -5 और एक पूर्णांक है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 को भी ये फॉलो कर रहा है और यहाँ Q का मान 1 है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आई होप को ये जो मैंने सब कुछ आपको पूर्णांक और परिमेय संख्या सिखाई है, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम इसके पर्सन को सोल्व करेंगे। पर्सन में वो हमसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इसका पर्सन देखते हैं। पर्सन में उसने हमसे कहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो सॉल्यूशन क्या है इसका बच्चे, तो इसका हम हल समझेंगे, ठीक है। 0 यानी 0। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? सर अभी देखा हमने, 0 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं और ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी सर, 0 एक परिमेय संख्या है। अभी देखा ना कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जहां 0 और 1 P अपॉन Q के रूप में है और P और Q दोनों यानी पूर्णांक है, 0 1 दोनों पूर्णांक है, यहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, यहाँ Q का मान 0 भी नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इससे आगे क्या कह रहा है, क्या इसे आप Q अपॉन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, लिख तो दिया, ठीक है सर। जहां P और Q दोनों पूर्णांक, तो सर दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी, दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक है। ये बात तो हमने अभी बताई है पीछे, तो पूर्णांक क्यों है, दोनों पूर्णांक, ठीक है। 0 और 1 पूर्णांक है, वहां भी देख रहे हैं हम साइड में। दूसरी बात, और Q नॉट इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ये भी बात है कि यहाँ Q का मान 0 नहीं है। Q का मान क्या है सर? Q का मान 0 नहीं है, यहाँ Q इज इक्वल टू 1 है।
तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या 0 शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो आई होप कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 2 को अगर हम देखें बच्चे, प्रश्न नंबर 2 में उसने हमसे कहा क्या है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में उसने हमसे कहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है हमें, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। किस किस के बीच में, 3 के और 4 के बीच, ठीक है। निकालते, अब समझे हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। तो हम क्या काम करेंगे, जितनी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें +1 करेंगे, करने के बाद कितना आया 7, जो आएगा उसमें इनमें यानी कि इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, उसी संख्या से गुना और उसी संख्या से भाग कर देंगे। ऐसे ही हम इधर काम करेंगे, इसमें उसी संख्या से गुना और उसी संख्या से इसे हम भाग कर देंगे। तो ये बात समझ में आई। हमने क्या काम करा, जितनी हमें संख्याएं निकालनी थी परिमेय संख्या, जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी थी, हमने उसमें एक प्लस करा और करने के बाद जो आया उससे इसमें जिन जिन की 20 संख्या निकालनी थी उनमें हमने गुना और भाग करा, यहाँ भी हमने उसी संख्या से गुना और भाग कर दिया, ठीक है। करने के बाद कितना आता है, 7 तिया 21 और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 7। इधर कितना आता है 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 7। तो अब हम देखेंगे, देखो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो भाई 22/7 एक संख्या, 23/7 दूसरी संख्या, 24/7 तीसरी संख्या, 25/7, 26/7, 26/7, ठीक है ना। फिर उसके बाद 27/7 और 28/7 तो वो उधर है ही है। हमें क्या निकालनी थी, बीच की, इनके बीच, और बीच में इनकी ये संख्याएं सब क्या है, इनके बीच में ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 में परिमेय संख्याएं मिल गई, क्या मिली है 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7 और 26/7 और 27/7, ये 6 परिमेय संख्याएं हमें मिल चुकी, यही हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लेना इसको। अब देखते हैं इसमें हम प्रश्न नंबर 3, उसमें हमसे 3 में क्या कहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न 3 में वो कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच, भाई 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो किस किस के बीच निकालनी है, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है हमें, हमने कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, हमने निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो कितनी निकालनी है, हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है 5, तो हमें इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं हमें इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है, ठीक है। अब हमने अभी बताया था जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी हो उसमें एक प्लस करो और फिर जिसके जिसके बीच निकालनी हो उसके हर में, उसके अंश में
प्लस 1 करेंगे और आएगा कितना, 6। ठीक है, चलिए अब हमें निकालने किस किस के बीच में है, 3/5 और 4/5। सबसे पहले इनमें हम एक चीज नोट करेंगे कि अगर ये भिन्न है, अगर ये भिन्न है यानी फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो इनका हर बिल्कुल सेम होना चाहिए। इनका हर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हर अलग अलग ना हो। अगर अलग अलग है तो उसको सेम बनाएंगे फिर उसको करेंगे। ठीक है, हमने क्या पाया कि इनमें 3/5 और 4/5 का जो हर है वो तो सेम है, तो बस अब हमें तो हर सेम मिल गया। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस 6 से इसके अंश में गुना करेंगे और इसके हर में भी गुना करेंगे, यानी 6 से भाग और 6 से इस पूरी संख्या में गुना करेंगे। ऐसे ही हम इधर करेंगे, 6 से भाग और 6 से गुना करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो हम इस पूरी संख्या में 6 से गुना और 6 से क्या किए, भाग किए। करने के बाद आया कितना भाई, 6 तिया 18, इधर 18 हुआ और इधर 5 छंग 30 मिला। इधर 6 तिया 18 और 5 छंग 30। अब इधर कितना मिला, 6 सत्ते 42 और 5 छंग 30। ठीक है, तो इधर भी 42/30 हो गया और इधर कितना, 18/30। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी, 5। अब देखो इनके बीच में 5 परिमेय संख्या भाई, 19/30 पहली संख्या, दूसरी 20/30, तीसरी 21/30 और भी है सर, कितनी है, 22/30 और 23/30 और 24/30। ठीक है, कितनी हो गई, देखो हमें कितनी निकालनी थी, 5। 1 2 3 4 5 6, हमने 6 निकाल लिए। तो 5 कौन कौन सी हो जाएंगी, ये ले लेंगे हम 5। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है, 19/30। दूसरी भाई इसकी 0 से ये 0 खत्म, तो कितना बचेगा, 2/3। इसमें देखते हैं हम 3 के पार्टे से, 3 सत्ते 21, 3 धाम 30, तो कट गया, कितना आ गया, 7/10। इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 11 बार और ये कट जाएगा हमारा 15 बार, तो ये हो गया 11/15 और ये कितना है, 23/30। 23/30, तो ये 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ये प्राप्त। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं इसका कि भाई प्रश्न नंबर 4 में उसने हमसे कहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। जो हमें उसने कथन दिए हैं, ये सत्य है या असत्य। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। कथन ये है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है कि ये बताओ क्या ये कथन सत्य है और असत्य। पहला प्रश्न क्या कहा, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं को समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। हम क्या समझेंगे, सबसे पहले यहाँ प्राकृतिक संख्याओं को समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या, तो सर प्राकृतिक संख्याएं वे होती है जो हम काउंटिंग गिनते आ रहे हैं बचपन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इसी तरीके से जो चलती जा रही है इनफिनाइट तक, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है कि जो प्राकृत पूर्ण संख्या को हम इजी वे में ये कह सकते हैं कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या।
भाई प्राकृतिक संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते क्योंकि नेचुरल नंबर है, और पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते जिसे हम w से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं 0 + n, मतलब 0 और सारी प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं ये सारी इस हिसाब से। ठीक है ना, इन्फिनाइट तक तो हम कहेंगे कि ये सारी पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, बस इन दोनों में इतना ही अंतर है। अब समझो पर्सन क्या कह रहा है कि सारी प्राकृत संख्या, यानी ये सारी संख्याएं जो यहाँ लिखी हुई है, ये सारी संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है, मतलब क्या ये सारी संख्याएं इसके अंदर है? अगर है तो ये सत्य कथन है, नहीं है तो ये सत्य कथन नहीं है। तो क्या ये सारी संख्याएं यहाँ है? जी बिल्कुल है, ये बिल्कुल 0 के बाद ये सारी संख्याएं हैं, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो सारी प्राकृतिक संख्या कहाँ मिली है? पूर्ण संख्या में मिली है। तो ये कथन हम क्या कहेंगे कि ये कथन सत्य है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वे सारी पूर्ण संख्या के अंदर है, ये रही। ठीक है, अगर ये कथन ऐसे लिखा हुआ होता कि सारी पूर्ण संख्या, सारी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है, तो ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं मिलता। बात समझ में आई? तो ये कथन हमारा गलत हो जाता। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसका दूसरे भाग। दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे में कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। वही प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो हमने अभी समझी कि पूर्ण संख्या क्या होती है। वही पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरीके से इन्फिनाइट तक ये सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्णांक, वही पूर्णांक को हम पीछे ही अभी समझ कर आए हैं कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक दो तरीके से होते हैं, जैसे कि अगर देखो भाई यहाँ 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से चलते चले जाएंगे प्लस में सारी। और इधर -1, -2, -3, -4 और -5, इसी तरीके से ये इधर चलती चली जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं, ठीक है, तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक है। तो अब सवाल ने हमसे क्या कहा है, क्या सारी पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं क्या पूर्ण संख्या है? तो अगर हम देखें क्या ये सारी संख्याएं हमें इसके अंदर मिल रही है? नहीं। भाई अगर हम देखें तो ये सारी संख्याएं तो नहीं है, लेकिन इधर से ये सारी संख्याएं इधर की है, तो ये कहाँ है? ये तो इसमें है नहीं। तो ये हम क्या कहेंगे कि सारी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे पूर्णांक तो पूर्ण संख्या में मिल नहीं रहे ना, जो मिल रहे वो ठीक है। तो ये कथन हमारा क्या है? ये असत्य कथन है। ऐसा कथन है ऐसे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, थर्ड पर्सन। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? वही परिमेय संख्या हमने देखी है कि 1/2, 4/2 ये भी है, 3/2 ये भी है, और -2/5 ये सब क्या है? ये परिमेय संख्याएं। क्या ये सारी परिमेय संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या है यहाँ समझो। भाई पूर्ण संख्या जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरीके की चलती हुई ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। तो ये सारी संख्या अगर हम देखें तो ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्या क्या ये नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही ना, कि भाई जो 1/2 है ये क्या है? ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, लेकिन ये 4/2 ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। समझ रहे भाई? ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन 8/4 लिखा हुआ है
तो ये पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद 2 आएगा। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है, लेकिन हाँ कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण संख्या है, लेकिन हम सारी नहीं कह सकते। ये तो सारी परिमेय संख्याओं को कह रहा है, तो इसलिए ये कथन भी असत्य। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो आई होप कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।